नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पे। मैं फ़र्रुख हैदर हूँ और मेरे साथ मेरे सीनियर चिराग गोठी जी हैं। आज बहुत बड़ी घटना के साथ घटना है और हम उसको लेके हाजिर हुए हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार का पूरा मंजर दिखाई दिया आज, जिसमें 3 बदमाश मारे गए और एक इनामी बदमाश भी मारा गया। क्या है पूरा मामला चिराग जी? जितेंद्र गोगी नाम का बदमाश था जो हैदर भाई वहाँ पर पेशी के लिए आया था। और टिल्लू गैंग, काफ़ी समय से दोनों की गैंग वॉर चल रही है। कॉलेज टाइम से दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, अलग अलग थानों में दर्ज हैं, न सिर्फ दिल्ली में, हरियाणा में, हर जगह पर इनके ऊपर रिवॉर्ड घोषित है। स्पेशल सेल ने इसको गिरफ्तार किया था हाल ही में, जितेंद्र गोगी को। इसने बुराड़ी में भी गैंग वॉर हुई थी जहाँ 3 लोग मर गए थे। कई बार आम लोग भी निशाना बन जाते हैं। और आज आप देखिए, रोहिणी कोर्ट की सिक्योरिटी तार तार हो गई। वहाँ पर लाखों लोग, एक तरह से कहा जाए, मतलब फुटफॉल अगर देखा जाए तो कम से कम 50-60 हज़ार लोगों का फुटफॉल डेली होता है वहाँ पर, और अगर कई बार ज़्यादा भी होता है। तो ऐसी जगह पर वकील की ड्रेस में बदमाश आते हैं और वो ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। 30 से 40 राउंड गोलियां चलती हैं। आप सोचिए, राजधानी में ये हाल है। हालांकि पुलिस ने बहुत स्विफ्टली एक्शन लिया इसमें। क्राइम तक से जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने भी बात की, उन्होंने बताया किस तरह से पुलिस ने स्विफ्ट एक्शन लेते हुए दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया। बदमाशों ने जितेंद्र गोगी को मार दिया। जितेंद्र गोगी ड्रेडेड जो है वो गैंगस्टर है। और ऐसे में हैदर भाई, इसको एक दूसरे सेंस में देखा जाए तो पुलिस वाले बड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। उनका कहना है अच्छा। कि मतलब आपस में मर मरा कर उनका जो टेंशन थी वो ख़त्म कर दी। लेकिन सवाल ये है कि बदमाश हथियार लेके कोर्ट के अंदर दाखिल कैसे हुए और इनकी जो लड़ाई थी आपसी, वो क्या थी? देखिए, पिछले काफ़ी समय से वर्चस्व की लड़ाई है दोनों ही गैंग में। और जैसे मैंने बताया, कॉलेज टाइम से जो है वो दोनों श्रद्धानंद कॉलेज में थे, और उसके बाद दोनों एक दूसरे के बड़ा बदमाश बनना चाहते थे कि, और उस चक्कर में दर्जनों लोगों की मौत हुई एक दूसरे ने जो है वो। हालांकि दिल्ली में कहते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज क्राइम का एक नमूना है कि नमूना वो है। चल रहा था, और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके बाद जैसे मैंने बताया, बुराड़ी में हुई। कुलदीप फज्जा इसका खास था। उसका वो भाग गया था पुलिस कस्टडी से, हालांकि पुलिस ने बाद में उसको मुठभेड़ में मार गिराया। अब खुद जितेंद्र गोगी मार गिराया, बदमाशों ने मार दिया। लेकिन ये एक तरह से कहा जाए कि राहत की बात है, क्योंकि ऐसे गैंगस्टर्स का क्या दोस्तों इलाज होना चाहिए। अगर ये कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो केस चलते रहते हैं, परेशान होते हैं। जो लोग हैं वो दुखी होते हैं जिनके घर के चले गए। अगर इस तरह के गैंगस्टर्स आपस में ही मर जाएं तो वो तो पुलिस के लिए और आसानी हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये हथियार लेके घुसे कैसे, और और कहा जा रहा है कि सिर्फ 2-3 ही नहीं थे, बाकी लोग भी थे जो हथियार के साथ जिन्होंने एंट्री ली। और पुलिस ने उनको रोका क्यों नहीं, और क्या उनकी मेटल डिटेक्टर से जांच नहीं की गई? मैं आपको बताता हूँ, जो कोर्ट होती है वहाँ पर देखिए लॉयर्स आते हैं, ठीक है। लॉयर्स की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक नहीं होता, क्योंकि उनको पता है वो रूटीन के आने वाले हैं। तो पुलिसकर्मी भी फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ बैठे होते हैं। 2 या 3 पुलिसकर्मी होते हैं। हालांकि मेटल डिटेक्टर भी होता है, हालांकि स्कैनर भी होता है। लेकिन चूंकि वहाँ ज़्यादातर जो आते हैं वो एक्यूज्ड के रिश्तेदार आते हैं, जो कंप्लेनेंट हैं उनके रिश्तेदार आते हैं, क्लाइंट्स जिनको हम कहते हैं, वकील आते हैं, कुछ और लोग भी आते हैं जिनका कोई संबंध नहीं होता किसी भी केस से, लेकिन वो आते हैं क्योंकि वो किसी के रिश्तेदार होते हैं। और ऑब्वियसली और स्टाफ भी आता है, कोर्ट स्टाफ भी आता है। तो ऐसे में जजेस भी वहाँ पर होते हैं। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है कि कैसे वो लोग घुस गए और उसके बाद इस तरह से लेकिन इसमें एक चीज़ तारीफ भी करनी चाहिए पुलिस की, कि एकदम उन्होंने इसको बिना किसी किसी के नुकसान होते, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ और दोनों ही बदमाशों को मार गिराया। तो ये एक तरह से राहत की बात भी है। एक मैसेज भी ऑब्वियसली गया कि अगर वो इस तरह से हरकत करेंगे, यानी बदमाश अगर इस तरह की हरकत करेंगे कि वो ये सोचें कि वो इंडिस्क्रिमिनेटली फायर कर देंगे, ऐसा नहीं है। उनका जवाब दिल्ली पुलिस ने हाथों हाथ दे दिया, उनको मार गिराया। और अब लेकिन सिक्योरिटी लैब्स ज़रूर है, इसमें मैं कोई दो राय नहीं कि वो कैसे घुस गए अंदर। मेटल डिटेक्टर होता है तो क्यों मेटल को डिटेक्ट नहीं किया, हथियार लेकर कैसे अंदर चले गए, तो ये अब तमाम जानकारियाँ ऑब्वियसली जांच होगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर आप कहें कि इतनी बड़ी सुरक्षा तंत्र, जहाँ पर पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान भी होते हैं, जहाँ पर लॉकअप भी होता है कोर्ट के अंदर, जहाँ पर लोकल पुलिस होती है, जहाँ पर कोर्ट की अलग से फोर्स होती है, तो इतने होने के बावजूद बदमाश जो वो घुसे। और ये जो सारा मामला हुआ वो कोर्ट रूम के अंदर ही हुआ। हाँ हाँ। तो ऐसे में जो आम लोग वहाँ पे थे, जो अपने अपने कैदियों के साथ या अपने अपने मामलों के लिए आए हुए थे, तो उनकी सुरक्षा को भी खतरा था और कई लोग घायल भी हुए, मैंने सुना। बिल्कुल खतरा था, घायल भी हुए हैं कुछ लोग। लेकिन खतरा तो ऑब्वियसली है ही, जब आप कोई इनडिस्क्रिमिनेटली फायर कर रहा है तो गोली किसी की लग सकती है। और दिल्ली के बुराड़ी इलाके में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था कि वो मारने आए थे आपस में, लेकिन वहाँ आम लोग मारे गए थे। तो नुकसान तो होता ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बदमाश अंदर घुस कैसे रहा है, यानी कि साफ है कि सिक्योरिटी, जहाँ जजेस, आप सोचिए ना, जज बैठे हुए हैं वहाँ पर,
किसी जज की गोली लग जाती है अगर घुस जाते फॉर एग्जांपल, तो कितना बड़ा ये लैप्स हुआ था, तब एकदम हल्ला मच जाता। अभी भी बदमाश मरे हैं, ठीक है, राहत की बात है। पुलिस कमिश्नर का यही कहना है, जो हमारी बात हुई है उनसे, कि इसमें हमने न्यूट्रलाइज कर लिया है, और वो तो वाह भाई ऑब्वियसली जो है वो अभी ले रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि लैब ज़रूर है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ पर हैदर भाई 50,000 से ज़्यादा लोग आते हो एक दिन में, वहाँ आसपास सोसाइटीज़ भी हैं। मुझे याद है वहाँ कई ऐसी सोसाइटी है, एक सोसाइटी में मेरी बुआ भी रहती है बिल्कुल उसके बराबर में, रोहिणी कोर्ट के। तो वहाँ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। वहाँ पर ये जो बना हुआ है कोर्ट, ये बिल्कुल एक तो रिंग रोड पर है, प्लस इसका जो बैक साइड है जहाँ से एंट्री होती है, वहाँ पर पूरा सोसाइटीज़ हैं। आप सोचिए रोहिणी में वो प्रॉपर सोसाइटी वाली प्लेस है। तो आप देखिए कितना बड़ा खतरा है। बदमाश कहाँ से आए, कैसे यहाँ तक पहुँच गए, कैसे हथियार अंदर ले आए। इतनी बड़ी, जहाँ मैंने बताया 50,000 से ज़्यादा फुटफॉल है, वहाँ सिर्फ 2 पुलिसकर्मी, और वो भी हेड कांस्टेबल टाइप के पुलिसकर्मी, ऐसे बैठ के ऐसे सिक्योरिटी चेक हो रही होती। मैं तो कई बार गया हूँ, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होती, फॉर्मेलिटी के लिए आपका बस ये लगा देंगे, क्योंकि वो भी डेली कितने लोगों को चेक करें, और वो भी चेक कर करके बोर हो गए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। तो ये तो शेयर लैप्स हैं, ये तो शेयर लैप्स है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि वो बोर हो गए तो किसी की सिक्योरिटी स्टेक पर लगा देंगे, ये नहीं मैं बोल रहा। लेकिन सवाल सच्चाई ये है कि सिक्योरिटी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होती है। वहाँ पर पुलिसकर्मी नहीं होते, या होते हैं 2 या 3 पुलिसकर्मी, जिसका कोई मतलब ही नहीं है हैदर भाई। वहाँ पर इतना फुटफॉल है, आप सोचिए 50,000 लोग अगर आ रहा है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी अगर 10, 15, 20 पुलिस वाले संभालेंगे तो क्या होगा? यही होगा जो हुआ। लेकिन मैंने सुना है कि जो गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया, उसके ऊपर एक हरियाणवी सिंगर को भी मारने का आरोप है, उसकी हत्या का आरोप है। वो क्या पूरा मामला है? हर्षिता दहिया है जो हरियाणवी सिंगर है, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उसमें इसका नाम था। और काफ़ी नामी बदमाश है हरियाणा का भी। दिल्ली पुलिस ने भी पिछले काफ़ी समय कस्टडी से भी भागा हुआ था। तो आप ये सोचिए ना, ऐसे बदमाश जो सरदर्द हैं, सिर्फ एक दिल्ली के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, दूसरे राज्यों के लिए भी सरदर्द है, आसपास के राज्यों के लिए सबके लिए सरदर्द है। तो इसीलिए शायद दिल्ली पुलिस ने 6 लाख रुपए का इनाम उस पर लगा घोषित कर रखा था। तो ऐसे में अगर ये बदमाश मर जाते, तो ये मैं आपको दोस्तों सही बता रहा हूँ, ये पुलिस के लिए बड़ी राहत की बात है। आम लोगों के लिए तो है ही, पुलिस बड़ा खुश होती है कि चलिए आपस में लड़ मर के मर गए, उनका काम कम हो गया। तो इस सेंस में तो ठीक है। लेकिन इस पूरे केस से एक चीज़ जो और साफ होती है और जो क्लियर होती है कि सिक्योरिटी लैप्स है, और कोर्ट को आने वाले समय में निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। आप सोचिए, आराम से जा रहा है इंसान। और मैं आज की बात नहीं कर रहा, आप 20 दिन बाद फिर चले जाना कोर्ट में, अगर आपका चेक हो जाए तो आप कोट पहन के जाना, लेकिन वकील का वैसे ही चेक नहीं होगा। आदि तो आप समझ लीजिए आपकी सेफ्टी हो गई अगर आपने वकील का कोट पहना है। भाई आपको प्रॉपर चेक करना चाहिए, स्टाफ बदलता रहना चाहिए, उनका मोटिवेशन लेवल होना चाहिए, प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, प्रॉपर स्कैनिंग होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी कोई भी कोर्ट के अंदर घुस चला आएगा। भाई कोई अगर कोर्ट में आ रहा है तो कौन है भाई वो, क्या क्लाइंट से जुड़ा हुआ है, क्या एक्यूज साइड से जुड़ा है, कंप्लेनेंट साइड से जुड़ा है, पुलिस की तरफ से है, वकील है, अहमद है, कोर्ट स्टाफ है, जज है, कौन है भाई? तो कौन घुसा? ऐसे तो कोई भी चला जाएगा। और मैं यकीन मानिए ऐसे ही लोग ज़्यादातर वहाँ जाते हैं। और आप देखिए बदमाश जा रहे हैं, बदमाश के साथ बदमाश ही आएगा उसका हालचाल पूछने के लिए, और वो जाता है और वो इस तरह की घटनाएं कर देता है। तो अभी क्या कोई ऐसा ताज़ा मामला दोनों गैंग्स के बीच हुआ था जिसका वो रिवेंज ले रहे थे, या फिर ये पुराना ये जो पुराना ही मामला है है? हैदर भाई, ये पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा है। और हमने बुराड़ी इलाके में हाल ही में देखा था, जहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई थी, सिर्फ ये क्योंकि एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस का ही ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम इसको कहते हैं, कि एक गैंग दूसरे गैंग के पीछे पड़ा और उसकी आड़ में कई लोग, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। आप सोचिए सड़क पर, ये तो अब चाहिए दिल्ली पुलिस को कि इस गैंग की कमर तोड़ दे। जैसे एक अगर जितेंद्र गोगी मर गया, किसी भी बदमाश को पनपने ना दें। ऐसे में अगर जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है टिल्लू गैंग के बारे में, उनके गुर्गों के बारे में, उनको सख्त एक्शन ले ताकि एक मैसेज जाए। तो टिल्लू गैंग के भी 2 बदमाश मारे गए हैं इस मुठभेड़ में, दिल्ली पुलिस ने उनको मार गिराया है। हाँ, टिल्लू गैंग के 2 बदमाश मारे गए क्योंकि वो लोग आए थे इस घटना को अंजाम देने के लिए। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस ऐसा कह रही है, लेकिन अभी ऑब्वियसली हम पुलिस को तो चैलेंज नहीं कर सकते। तो आगे जांच होगी, जांच में और स्थिति साफ होगी कि जो बदमाश, क्या वाकई 3 ही लोगों की मौत हुई है, या एक वकील का भी नाम आ रहा है घायल हुए, कितने लोग एक्चुअल में घायल हुए हैं, और क्या एग्जैक्टली सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो अभी तक समझ में आ रहा है। सीसीटीवी भी लगे हैं, वो तो और क्लियर होगा। उनकी तस्वीरें जो है वो कैसे अंदर एंट्री कर गए, कौन पुलिस वाला उस समय था, उसकी ड्यूटी। सवाल यही है ना कि आप किसी लोअर रैंक के पुलिस ऑफिसर पर अब कार्रवाई कर देंगे। भाई वहाँ पूरा डिस्ट्रिक्ट है, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है रोहिणी कोर्ट। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट डीसीपी की जवाबदेही होनी चाहिए, ऐसे में एडिशनल डीसीपीस की जवाबदेही होनी चाहिए, ऐसे में वहाँ के एसीपीस की जवाब होनी चाहिए, एसएचओ की जवाबदेही होनी चाहिए। और सवाल ये है, एसएचओ के ऊपर अब सारा बर्डन डाल दोगे आप,
वो लॉ एंड ऑर्डर संभालेगा, कोर्ट संभालेगा, आप सोचिए, खुद सोचिए। तो ऐसे में तो इसकी तो स्पेशल जो है वो होनी चाहिए यूनिट जो कोर्ट की यानी ऊपर लेवल तक जो है वो जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और सिक्योरिटी भी ऊपर लेवल तक होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के सारे छोड़ दिया जाए, पैरामिलिट्री के फोर्सेस की पूरी टुकड़ी वहाँ बैठी होनी चाहिए, प्रॉपर स्कैनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर। और अगर है तो और बड़ा लैप्स है कि इतना होने के बावजूद घुस गए। आप सोचिए, लॉकअप है वहाँ पर कैदी आते हैं, ड्रीडेड गैंगस्टर्स आते हैं, जितेंद्र गोगी वन ऑफ देम। ऐसे कितने ड्रीडेड गैंगस्टर आते हैं, और कई केसेस तो नीरज भवानी के भी वहाँ चल रहे थे। और अभी तो हाल ही में कोरोना के चक्कर में तो आरोपी पेश नहीं हो रहे थे, अब पेश होने भी शुरू हो गए कई केसेस में। तो ऐसे में आप सोचिए कितना बड़ा खतरा है। तो ये सवाल यही है कि ठीक है चलिए, अभी तो राहत की बात है कि आपस में मर गए, लेकिन सिक्योरिटी, आम लोगों को अगर गोली लग जाती, वहाँ छोटा, आप एक वीडियो देखिए उसमें दिखा रहा है कि बच्चे, एक फैमिली बच्चे को लेकर भाग रही है। आप सोचिए कि वो आए हुए हैं और किसी किसी की भी गोली लग जाती तो कौन, किसकी जिम्मेदारी होती? आप तो आरोपी को आप कहते हमने मार दिया, लेकिन वो तो शख्स जो है उसको तो नुकसान हो गया ना, उसकी फैमिली का तो मेंबर चला गया। तो ऐसे में जवाबदेही तय होनी चाहिए, सिक्योरिटी कोर्ट की ज़्यादा होनी चाहिए। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है रोहिणी कोर्ट के आसपास, रिंग रोड पर स्थित है। ऐसे में किसी प्रकार की भी लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इस मामले में अभी जांच चल रही है और कुछ वीडियो भी सामने आए हैं और वहाँ मौजूद कई लोगों ने अपने अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है इस जांच में इन वीडियो का भी इस्तेमाल किया जाएगा, देखा जाएगा कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स था। तो बहरहाल फ़िलहाल इस प्रोग्राम में हमारा इतना ही, और कल हम फिर आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।